हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं वेक्टर अलजेब्रा का एक सीरीज स्टार्ट किया हूं। इस सीरीज का ये सेकेंड लेक्चर है। इसके पहले मैं वेक्टर अलजेब्रा पर एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं वेक्टर किसको कहते हैं, कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, या दो वेक्टर इक्वल कब होता है। आप उस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो चलिए यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला वेक्टर आता है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर जब नाम है तो यहाँ पर कुछ यूनिटी होगा। अब यूनिटी क्या होगा, वेक्टर में दो चीज होता है, एक तो डायरेक्शन होता है और दूसरा मैग्नीट्यूड होता है। तो डायरेक्शन तो यूनिटी होगा नहीं, मैग्नीट्यूड ही यूनिटी होगा। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो उसको हम लोग कहेंगे यूनिट वेक्टर। तो देखिए डेफिनेशन है, द वेक्टर विथ यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट होगा उसको हम लोग कहेंगे यूनिट वेक्टर। द सिंबल ए कैप डिनोट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है ए, और इस वेक्टर के डायरेक्शन में अगर हम लोग को यूनिट वेक्टर लिखना है तो यूनिट वेक्टर लिखने के लिए ए कैप लगाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ए कैप लगा हुआ है, ए के ऊपर कैप लगा दिए। तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर हम लोग को यूनिट वेक्टर लिखना है तो ऊपर में हम लोग कैप लगा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि द सिंबल ए कैप डिनोट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए के डायरेक्शन में अगर हम लोग को यूनिट वेक्टर को लिखना है तो ए कैप से लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं ए कैप। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर में कैप लगा हुआ है, इज रेड एज ए कैप। तो कोई भी अगर हम लोग वेक्टर ले लेते हैं, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लिए ए, और ये जो वेक्टर है इसका हम लोग को लेंथ मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर, सपोज कर लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है। इसी के डायरेक्शन में अगर कोई भी वेक्टर लिखना है और यूनिट वेक्टर होना चाहिए, ये वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ए और ऊपर में हम लोग कैप लगा देंगे। तो यहाँ पर ए और ऊपर में कैप लगा देने से ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। किसके डायरेक्शन में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, ये जो वेक्टर ए है उसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ए कैप लगाएंगे। अब देखिए आगे क्या है, वेक्टर ए, इफ वेक्टर ए बी द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ए नॉट इक्वल टू 0, देन देखिए यहाँ पर क्या है कि एक वेक्टर हम लोग ले रहे हैं, वेक्टर ए, और ये जो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग सिंपली ए लिखते हैं। मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने के लिए या तो उसमें मॉड लगाते हैं या फिर क्या करते हैं सिर्फ ए लिख देते हैं, ऊपर में एरो का साइन नहीं देते हैं, तो वो भी मैग्नीट्यूड बता रहा है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताता है ये। तो यहाँ पर एक वेक्टर है ए और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पर देखिए ए लिख रहे हैं और ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब मैग्नीट्यूड 0 नहीं होना चाहिए। तो देन यूनिट वेक्टर निकालने का ये फॉर्मूला है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ये ए कैप निकालने के लिए एक फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर ए में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अगर किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो उसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताएगा। कैसे ये होगा जरा इसके बारे में समझिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए कैप जो हम लोग लिखे हैं अभी, ये कैसे निकालेंगे, किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो उसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। अब ये यूनिट वेक्टर ही है, कैसे पता करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग दोनों साइड मॉडुलस लगा देते हैं। ये साइड लेफ्ट साइड लगा दिए मॉडुलस और इसका राइट साइड भी लगाते हैं। तो राइट साइड में यहाँ पर वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए है, यहाँ पर दोनों साइड हम लोग मॉडुलस लगा दिए। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वेक्टर ए और इसका मॉडुलस रहने दीजिए, डिवाइडेड बाय, ये खुद मॉड है, फिर से मॉड लगाएंगे तो वही रह जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब ये देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होकर के 1 आ गया। तो 1 आ रहा है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर उसी को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर किसी भी वेक्टर, मान लीजिए ये वेक्टर ए है और इसी के डायरेक्शन में अगर ये यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूला की जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं, देखिए वेक्टर ए कैप, यहाँ पर ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए देखिए यहाँ पर वेक्टर ए लिखेंगे
और मॉड ए जो लिखते थे वो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। मॉड लगाने की जरूरत नहीं, मॉड नहीं लगाए, वेक्टर नहीं लगाए, मतलब ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो इस तरीके से यूनिट वेक्टर निकालने का एक फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वेक्टर है लाइक वेक्टर। किसको कहते हैं लाइक वेक्टर, जरा समझिए। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक वेक्टर when they have the same direction in the same sense irrespective of their magnitude। अगर दो वेक्टर ऐसा लेते हैं जिसका सेम डायरेक्शन है और सेम सेंस है, सेंस मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग हो सकता है, तो वैसे केस में वे दोनों वेक्टर को कहेंगे लाइक वेक्टर। जैसे आप फिगर से देखिए, यहाँ पर एक वेक्टर लेते हैं, ये वेक्टर ए है, और एक दूसरा वेक्टर लेते हैं, यहाँ पर ये वेक्टर बी है। आप देख रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है उसी डायरेक्शन में वेक्टर बी भी है, और दोनों पैरेलल भी है। तो दो पैरेलल वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो तो उसी को हम लोग कहेंगे लाइक वेक्टर। यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो लाइक वेक्टर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। देखिए यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो ये दोनों वेक्टर लाइक वेक्टर हो गया। तो सिंपल है, लाइक वेक्टर के लिए क्या होता है, लाइक वेक्टर के लिए दोनों वेक्टर का सेम सेंस होना चाहिए और सेम डायरेक्शन होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहेंगे लाइक वेक्टर। इसके बाद आता है अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर किसको कहेंगे, टू वेक्टर्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड आर सेड टू बी अनलाइक इफ देयर डायरेक्शन बी अपोजिट। अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसको हम लोग कहेंगे अनलाइक वेक्टर। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर एक वेक्टर हम लोग ले रहे हैं ए, और इस वेक्टर के बाद एक दूसरा वेक्टर ले रहे हैं, ये वेक्टर बी है। अब देखिए दोनों मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और डायरेक्शन जिधर ए का था, ए का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था और बी का डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन का अगर दो वेक्टर है तो उसको हम लोग कहेंगे अनलाइक। अपोजिट डायरेक्शन होगा तो निश्चित रूप से ये पैरेलल भी होगा, बिल्कुल अपोजिट है। मान लीजिए अगर एक डायरेक्शन इधर है, इसी का जस्ट अपोजिट हम लोग लेंगे, तो अपोजिट लेंगे तो इधर लेना पड़ेगा। ये पैरेलल नहीं आ रहा है, मतलब ये पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जो ड्रॉ किए हैं वहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए ये वेक्टर ए है और इसी के पैरेलल जो है वो एक दूसरा वेक्टर लेंगे, पैरेलल लेना है। तो ये जो पैरेलल वेक्टर लेंगे तो उसी को हम लोग कहेंगे पैरेलल लेना है, अपोजिट डायरेक्शन कर देना है, तो ये दोनों वेक्टर जो है वो अनलाइक वेक्टर हो जाएगा। तो लाइक और अनलाइक में क्या हुआ कि लाइक वेक्टर में जो है वो दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, और जबकि अनलाइक में क्या होता है, डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होता है। तो ये हुआ लाइक और अनलाइक वेक्टर। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा वेक्टर है, जीरो और नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर किसको कहेंगे, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो, डायरेक्शन तो जीरो हो नहीं सकता है। तो यहां पर देखिए ये वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड जीरो इज कॉल्ड ये नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। अगर जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है उसको जीरो वेक्टर भी कहते हैं या फिर नल वेक्टर भी कहते हैं। या इसका एक और डेफिनेशन है, जरा देखिए दूसरा डेफिनेशन, ये वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर कोइंसिडेंट इज कॉल्ड द जीरो और द नल वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय जीरो और ऊपर में कैप लगा देते हैं, एंड हैविंग एनी डायरेक्शन। जरा समझिए, किसी भी वेक्टर का दो पॉइंट होता है यहाँ पर। एक तो जैसे ये वेक्टर अगर ए ले लेते हैं तो इसका एक इनिशियल पॉइंट होता है, यहाँ पर देख रहे हैं ये जो पॉइंट है ये इनिशियल पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है वो टर्मिनल पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर P कर दें और यहाँ पर Q कर दें तो P इनिशियल पॉइंट हो गया और Q हो गया टर्मिनल पॉइंट। एक ऐसा वेक्टर लेना है जिसका इनिशियल पॉइंट भी जो है वही टर्मिनल पॉइंट है। अगर P इसका इनिशियल पॉइंट है तो टर्मिनल पॉइंट भी यहीं पर होना चाहिए। तो टर्मिनल पॉइंट यहीं होगा तो इसका कुछ तो लंबाई नहीं होगा, आगे तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अगर ये P पॉइंट ही इनिशियल पॉइंट है तो टर्मिनल पॉइंट भी यहीं पर है, तो यहीं पर है, इसका मतलब ये सिर्फ एक पॉइंट हो जाएगा, और पॉइंट हो जाएगा तो इस पॉइंट को हम लोग इसको कहेंगे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। इसका कोई भी डायरेक्शन होता है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट से डायरेक्शन पता चल रहा है। जहां इनिशियल पॉइंट हम लोग ले रहे हैं और टर्मिनल पॉइंट जहां ले रहे हैं, तो इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो वो डायरेक्शन, इनिशियल भी यहाँ पर यही है और टर्मिनल भी यही पॉइंट है, तो इसीलिए डायरेक्शन तो पता नहीं चल रहा है, तो इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है लेकिन डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। और जीरो वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, ओ लिख करके और इसके ऊपर में एरो का साइन दे देते हैं, ये जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव वेक्टर है। तो नेगेटिव वेक्टर का डेफिनेशन क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, द नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए
is defined as a vector having the same magnitude that of a but opposite direction of a. It is denoted by -a. क्या कहता है ये जरा समझिए। जैसे यहाँ पर एक वेक्टर ले रहे हैं, ये वेक्टर a है। अब क्या करना है, एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, a के ही बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। देखिए ये वेक्टर, ये जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, जो a का है वही यहाँ पर नीचे वाला वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड वही है, और लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है इसका इस डायरेक्शन में और इसका जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, और लेंथ दोनों का सेम है। यहाँ पर देखिए इसका और इसका लेंथ सेम है, तो इसको हम लोग कहेंगे -a वेक्टर। नेगेटिव हो जाएगा, ए वेक्टर का ये नेगेटिव वेक्टर हो गया। तो नेगेटिव वेक्टर, किसी कोई भी वेक्टर अगर दिया हुआ है तो उसका नेगेटिव वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, पैरेलल रखेंगे, डायरेक्शन से अपोजिट कर देंगे और मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे। ए का जो मैग्नीट्यूड है वही -a का होगा। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन है कि द नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए इज डिफाइंड एज वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम होगा, दैट ऑफ ए, जो ए का मैग्नीट्यूड है वही नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए का होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन टू ए, जो ए का डायरेक्शन है उसका अपोजिट हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे -a। सिंपल है ये, आप फिगर में देख रहे हैं कि ये जो वेक्टर ए है उसका अपोजिट हम लोग कर दिए हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, -a वेक्टर कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर। अब कोप्लेनर वेक्टर्स किसको कहते हैं, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे पैरेलल टू द सेम प्लेन, दे आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। अगर दो या दो से अधिक वेक्टर जो है वो अगर एक ही प्लेन के पैरेलल है तो उसको हम लोग कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक प्लेन लिए हुए हैं, ये आप देख रहे हैं एक प्लेन है, और एक वेक्टर हम लोग यहाँ पर ए ले रहे हैं। ए वेक्टर जो है वो नीचे जो प्लेन है उसी के पैरेलल है। एक दूसरा वेक्टर ले रहे हैं बी, जो रेड कलर का है, वो भी नीचे वाला प्लेन जो ब्लू कलर का प्लेन है उसी के पैरेलल बी वेक्टर है। और एक तीसरा वेक्टर ले रहे हैं, देखिए ये सी, ये भी उसी प्लेन के पैरेलल है। तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में आप इसको कंसिडर कीजिए। थ्री डायमेंशनल स्पेस में अगर कोई प्लेन है उसी के पैरेलल में अगर हम लोग तीन वेक्टर रखे हुए हैं, देखिए यहाँ पर एक वेक्टर तो ए रखे हुए हैं, एक वेक्टर बी रखे हुए हैं, एक वेक्टर हम लोग सी रखे हुए हैं, तीनों जो है वो नीचे जो ब्लू कलर का प्लेन है इसी प्लेन के पैरेलल में है, तो ये तीनों प्लेन जो है वो कोप्लेनर कहलाएगा। अगर एक ही प्लेन के पैरेलल कोई भी वेक्टर है, दो या दो से अधिक, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। तो यहाँ पर ये तीनों ए बी सी जो है वो कोप्लेनर वेक्टर के सिंपल है, डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक ही प्लेन के पैरेलल है। जैसे आप जहाँ पर बैठे हुए जमीन है, उस जमीन के पैरेलल में कोई भी तीन वेक्टर ले लीजिए तो वो कोप्लेनर वेक्टर हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर ए बी सी जो है वो कोप्लेनर वेक्टर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर किसको कहेंगे, वेक्टर विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। अगर दो या दो से अधिक वेक्टर जो एक ही लाइन के पैरेलल है तो उसको कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। जैसे देखें यहाँ पर एक लाइन लिए हुए हैं, ये लाइन एल है और इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर ए है, एक दूसरा वेक्टर है बी, ये भी एल लाइन के पैरेलल ही है, और एक तीसरा वेक्टर है सी, ये भी लाइन एल के पैरेलल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो रेड कलर का है वो एक लाइन हो गया, और इसी लाइन के पैरेलल वेक्टर ए भी है, वेक्टर बी भी है, वेक्टर सी भी है, ये तीनों एक ही लाइन के पैरेलल है। डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इसी लाइन एल के पैरेलल है। तो ये तीनों वेक्टर ए बी सी जो है वो कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। हियर ए बी सी आर कोलिनियर वेक्टर्स। आगे बढ़ते हैं, अब टाइप्स ऑफ वेक्टर में देखते हैं। नेक्स्ट आता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं, वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। अब जानते हैं वेक्टर में एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक टर्मिनल पॉइंट। तो दो या दो से अधिक वेक्टर है, उसका अगर इनिशियल पॉइंट सेम हो, टर्मिनल पॉइंट डिफरेंट हो सकता है लेकिन इनिशियल पॉइंट सेम हो, तो उसको को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये एक वेक्टर ले रहे हैं, वेक्टर ए है, इसका इनिशियल पॉइंट ओ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट है, और इसी इनिशियल पॉइंट के से स्टार्ट करता हुआ दूसरा वेक्टर लेते हैं। जैसे देखिए ये वेक्टर बी ले रहे हैं, ये भी, इसका भी इनिशियल पॉइंट ओ है, ये ओ से ही स्टार्ट हो रहा है। टर्मिनल पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये जो है वो टर्मिनल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, और यहाँ पर इसका टर्मिनल पॉइंट ये है। लेकिन दोनों वेक्टर ए और बी का इनिशियल पॉइंट सेम है, यहाँ पर ओ पर जो है वो इनिशियल पॉइंट है। एक तीसरा वेक्टर ले लेते हैं सी, ये भी, इसका भी इनिशियल पॉइंट ओ है। तो ये तीनों जो वेक्टर है, या और भी एक वेक्टर ले लेते हैं डी, इसका भी इनिशियल पॉइंट ए ओ है। तो सभी वेक्टर ए बी सी डी जो चारों वेक्टर है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल पॉइंट सेम है, सेम जगह से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट आता है को टर्मिनल वेक्टर।
अभी हम लोग देखें इनिशियल पॉइंट अगर सेम रहे तो उसको हम लोग को इनिशियल कहेंगे। उसी तरीके से अगर टर्मिनल पॉइंट सेम होता है तो उसको हम लोग को टर्मिनल वेक्टर्स कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर वेक्टर्स हैविंग द सेम टर्मिनल पॉइंट आर कॉल्ड द को टर्मिनल वेक्टर, जिसका सेम टर्मिनल पॉइंट हो। यहाँ पर फिगर में देखिए ये वेक्टर ए है, इसका टर्मिनल पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये जो है वो टर्मिनल पॉइंट हो गया। तो ये जो है वो टर्मिनल पॉइंट हो गया। वेक्टर ए का दूसरा वेक्टर लेते हैं, उसका भी टर्मिनल पॉइंट यहीं पर होना चाहिए। यहाँ पर ये पॉइंट का नाम हम लोग दे रहे हैं ओ पॉइंट दे रहे हैं, टर्मिनल पॉइंट ये हो गया ओ। अब देखिए दूसरा वेक्टर है ये बी है वेक्टर, इसका भी टर्मिनल पॉइंट ओ है। तीसरा वेक्टर ले रहे हैं जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो सी वेक्टर लेते हैं, इसका भी टर्मिनल पॉइंट ओ है। चौथा वेक्टर डी ले रहे हैं, इसका भी टर्मिनल पॉइंट ओ है। तो ये सारे पॉइंट वेक्टर्स ए बी सी डी का टर्मिनल पॉइंट सेम है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, को टर्मिनल वेक्टर्स कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट का क्या है, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर किसको कहते हैं ये जरा समझिए। ये वेक्टर ए विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी वन ऑफ द टू डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी एंड पी क्यू हुज लेंथ आर इक्वल and are in the same direction is known as a free vector। देखिए कोई भी वेक्टर मान लेते हैं, यहाँ पर सपोज कीजिए ये एक वेक्टर ए है। अब इस वेक्टर ए को किसी भी लाइन सेगमेंट से आप रिप्रेजेंट कीजिए। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर ए वेक्टर को ए बी लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी वेक्टर को हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पी क्यू हो गया, ये भी वेक्टर ए ही है। क्यों है, ये दोनों इक्वल कैसे होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों वेक्टर तो इक्वल हो जाएगा। इक्वल वेक्टर उसी को कहते हैं जो पैरेलल भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, सेम डायरेक्शन में हो। तो सेम डायरेक्शन भी है, पैरेलल भी है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल हो गया। ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये वेक्टर ए which can be represented by any one of टू डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी एंड पी क्यू। अगर कोई वेक्टर ए है उसको दो लाइन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से दिखा रहे हैं, एक ए बी से भी दिखा सकते हैं और दूसरा हम लोग पी क्यू डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट अलग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से दिखा सकते हैं। कुछ लेंथ आर इक्वल, जिसका लेंथ इक्वल होगा, एंड आर इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में भी होगा, तो इज नोन एज ए फ्री वेक्टर। अब फ्री वेक्टर कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो वेक्टर ए है वो कहीं पर भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, या तो इस लाइन सेगमेंट से हम लोग दिखा सकते हैं, या फिर इस लाइन सेगमेंट से दिखा सकते हैं, या फिर कोई तीसरा लाइन सेगमेंट से दिखा सकते हैं, लेकिन वो पैरेलल होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो ये कहीं पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी जगह से दिखा सकते हैं, तो ये फ्री हो गया कहीं पर भी। मान लीजिए ये जो वेक्टर यहाँ पर हम लोग ए ले रहे हैं, इस वेक्टर को कहीं से भी दिखा दीजिए, लेकिन इसी के पैरेलल रखना है, मैग्नीट्यूड सेम रखना है, यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर रख लीजिए, या यहाँ पर रख लीजिए, लेकिन पैरेलल रखना है, मैग्नीट्यूड सेम रखना है, तो कहीं पर भी हम लोग इसको उठा करके ले जा सकते हैं। ये फ्री हो गया, तो ये वेक्टर जो है वो फ्री वेक्टर कहलाएगा। तो फ्री वेक्टर के लिए क्या करना है आपको, फ्री वेक्टर के लिए किसी भी जगह उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। देखिए इसका एक और डेफिनेशन है, या इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि thus we find that ये वेक्टर which is not restricted to pass through some fixed point in a space is a free vector। एक ऐसा वेक्टर लेंगे जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, किसी भी पॉइंट से पास कर सकता है। जैसे यहाँ पर ये जो वेक्टर लिए, यहाँ पर मान लेते हैं ये पी पॉइंट से पास कर रहा है, ये वेक्टर ए है, और इसी वेक्टर को हम लोग इसी के पैरेलल यहाँ पर ले जाते हैं, तो यहाँ पर P पॉइंट से तो अब पास नहीं करेगा। ये जो P पॉइंट है अब यहाँ, तो P पॉइंट यहाँ पर है, P पॉइंट तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। तो किसी भी पॉइंट, मान लीजिए अगर यहाँ पर R पॉइंट है, तो R पॉइंट है, यहाँ से भी हम लोग पास करवा देते हैं, इसी के पैरेलल रखते हैं, मैग्नीट्यूड सेम रखते हैं। या यहाँ पर मान लेते हैं एक पॉइंट S है, यहाँ से पास करवा देते हैं। तो किसी भी पॉइंट से अगर पास करे वेक्टर, तो उसको हम लोग कहेंगे फ्री वेक्टर, कहीं से भी उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये फ्री वेक्टर हो गया। अब देखिए जैसे यहाँ पर ए बी वेक्टर है, वेक्टर ए जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट से दिखा रहे हैं, एक दूसरा लाइन सेगमेंट पी क्यू लेते हैं, ये भी वेक्टर ए से को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों पैरेलल है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो ये सेम वेक्टर हो गया। तो ये जो वेक्टर है फ्री वेक्टर कहलाएगा। सिंपल है, फ्री वेक्टर का मतलब कहीं पर भी आप उसको दिखा सकते हैं, लेकिन पैरेलल रखना है, मैग्नीट्यूड सेम रखना है, डायरेक्शन सेम रखना है। अब देखिए आगे नेक्स्ट आता है लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर किसको कहते हैं, if a vector is restricted to pass through a specified point that is a fixed point then it is called a localized vector। फ्री वेक्टर में हम लोग किसी भी पॉइंट से वेक्टर को पास करवा सकते थे, लेकिन अगर उसका पास करने वाला पॉइंट अगर फिक्स हो, एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर पास करता है, उसको दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं, इसको हम लोग कहेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर।
जैसे देखिए ये फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी इज ए लोकलाइज वेक्टर। अगर रिजिड बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है तो वो लोकलाइज वेक्टर हो गया। क्यों? एज इट इफेक्ट्स डिपेंड ऑन द पॉइंट ऑफ इट्स एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। देखिए इसको इस फिगर से समझिए। जैसे ये मान लीजिए एक दरवाजा है, एक डोर है, और ये जो रेड कलर का है वो चौखट हो गया, आप समझिए यहाँ से ये मूव करता है और इस पर हम लोग एक फोर्स लगाते हैं इस दरवाजे पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पी पॉइंट पर अगर फोर्स लगाते हैं तो ये पी पॉइंट पर हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो इस वेक्टर को दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं। दूसरे जगह ले जाएंगे, देखिए मान लीजिए अगर इसको यहाँ पर ले आए तो यहाँ पर ले आए और इस पॉइंट पर अगर ये पॉइंट क्यू है, क्यू पॉइंट पर अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो इससे इफेक्ट अलग आएगा। दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन अगर हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर पी पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्यू पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है, तो इससे इफेक्ट जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इस दरवाजा को खोलने का आप देखिए एकदम चौखट के पास से फोर्स लगाइए और उतना ही फोर्स आप इस किनारे पर लगाइए, तो दोनों का खुलने का तरीका या आपको कम यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा और खुल जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग फोर्स सेम रखते हैं तो वो कम या ज़्यादा खुलेगा। तो वो फोर्स जो होता है वो लोकलाइज वेक्टर हो गया। उसको कहीं पर अगर रिजिड बॉडी पर कोई भी हम लोग, मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी है और इस बॉडी पर हम लोग अगर कोई भी फोर्स लगा रहे हैं तो वो जो फोर्स है वो लोकलाइज वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर अगर कोई भी इस तरीके से रिजिड बॉडी है, इस पर अगर किसी भी पॉइंट पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स दूसरी जगह लगाएंगे तो वो अलग फोर्स हो जाएगा या उसका इफेक्ट अलग हो जाएगा। तो फोर्स जो होता है वो अगर किसी रिजिड बॉडी पर लग रहा है तो वो लोकलाइज वेक्टर हो गया। तो ये इतने सारे टाइप का हम लोग वेक्टर पढ़े हैं और टाइप्स ऑफ वेक्टर मैं बता चुका हूं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं या एडिशन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।